वाला साहब को गुर्दों में तकलीफ़ रहने लगी तो फैक्ट्री से जवाब मिल गया। तभी घर की सभी औरतें गुड़िया बनाकर आमदनी में इजाफा करने की कोशिश में लग गई। तब मैं 13-14 बरस की थी। मुझे घर के मामला से कोई सरोकार ना था। मजबूरन ये काम करना पड़ा तो हर वक्त झुंझलाई रहने लगी। बहन भाइयों में मैं ही बड़ी थी। सबसे ज़्यादा काम भी मुझे ही करना पड़ता था। अनथक मेहनत के बावजूद पेट भर खाने को ना मिलता। ऊपर से माँ, दादी और अक्सर फुप्पो की डांट डिपट के बायस मैं बगावत पर उतर आई। अब मैं घर को एक दोज़ख समझने लगी। हर वक्त यही सोचती कि कैसे इस घर और हालात के अजाबों से छुटकारा मिले। निजात की कोई सूरत नज़र नहीं आती थी। जब भी अफसुर्दगी का दौरा पड़ता खिड़की के पास जाकर खड़ी होती और गली में झांकने लगती। इस तरह मुझको सुकून मिलता। ये खिड़की गोया मेरी सहेली थी। यहाँ खड़े होकर मैं खुद से बातें करती, दिल का बोझ हल्का हो जाता और मैं नॉर्मल हो जाती और अफसुर्दगी की कैफियत से निकल आती। गोया ये जगह मेरे लिए गोशा आफियत थी। यह खिड़की सिनेमा का पर्दा थी, जहाँ से मैं गली में रवां दवां रहने वाली ज़िंदगी को एक फ़िल्म की चलती हुई रील की तरह दिलचस्पी और महवियत से देखती। थका देने वाली सोचों का सफ़र चंद लम्हों के लिए राहत में बदल जाता और मैं बागी ख्यालात के बोझ को दिमाग से हटाकर हल्की फुल्की हो जाती। माँ को मेरे इस मशगले से चिढ़ थी। वो जब भी मुझे खिड़की में खड़े देखती बेनुक्त सुनाती और अब्बा की पुश्तों को कोसती। अम्मा की आदत थी कि वो रोज़ दोपहर के खाने के बाद घंटा 2 घंटा सो जाती थी। बस यही वक्त मेरी ज़िंदगी का हासिल था। मैं पूरे 2 घंटे खिड़की से बाहर गली में झांकते गुजार देती। कभी लड़के आपस में खेलते और झगड़ते नज़र आते और मुख्तलिफ़ किस्म के फेरी वाले दिलचस्प आवाज़ें लगाते हुए गुजरते। मुतहरक ज़िंदगी और इसका शोर, इस महवियत में ये ख्याल कभी ना आया कि कोई और भी इतनी महवियत से मुझे देखता होगा। कभी दोपहर सुनसान हो जाती थी जब मई जून की कड़कती गर्मी पड़ती। ऐसे में बस एक शख्स ही गली में इधर से उधर टहलता दिखाई देता। चंद बार गौर करने पर यह हकीकत मुझ पर आश्कार हो गई कि ये शख्स वही है जो अपनी दोपहर मेरे तसव्वुर में गली में टहलते हुए गुजारता है। तभी मैंने भी इसको तवज्जो से देखना शुरू कर दिया। इसके बाद इसकी नज़रों में शिकायतें होने लगी, जिनको मैं नज़रअंदाज कर देती। जब रात को सब सहन में सो जाते, मैं कमरे में जाकर खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर झांकने लगती। तब भी वो शख्स मुझको गली में टहलता हुआ ही मिलता। यूं 2 दिलों की हिकायतें लोहे के जंगले के अंदर से कहीं और सुनी जाने लगी। ये गली एक तरफ से बंद थी और रात को आमदरफ्त तकरीबन ख़त्म हो जाती थी। गली छोटी थी, लिहाजा इसमें गिनती के चंद घर थे। तभी रात को मैं सुनसान गली में दरवाजे से भी झांकने लगी, क्योंकि झांकना मेरी आदत थी, वरना बेचैनी होती। खिड़की में लोहे की सलाखें लगी थी। इसमें से झांकने से मुझे यूँ महसूस होने लगा था जैसे घर जेल है और मैं एक कैदी हूँ जो सलाखों से झांकने पर मजबूर है। एक रोज़ अम्मा ने डांटा कि अगर अब तुझे खिड़की से बाहर झांकते पाया तो तेरे अब्बा से शिकायत कर दूंगी। सारा दिन गली में झांक कर वक्त ज़ाया करती रहती है, तभी काम पड़ा होता है। जी बड़ा घबराया और मैंने गुड़िया बनाने से इनकार कर दिया। तमाम दिन रोती रही। उस रोज़ बादल छाए हुए थे, मांदगी हो गई, सब सो गए तो मैंने आहिस्ता से दर की कुंडी खोली और बाहर निकल गई। तमाम गली सुनसान थी, कोई ज़ीरू ना था। नवीद भी नहीं कि जो रोज़ गली में मार्च किया करता था, वो भी आज अपने घर में दुबक गया था। मैं इस तरह गली में चली गई जैसे कोई गैर मरई ताकत मुझे बुला रही हो। इतने में बारिश शुरू हो गई। जब तमाम ही भीग गई तो एहसास हुआ कि मैं तो घर से काफ़ी आगे निकल आई हूँ। तभी पलटी और घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। इतने में एक खिड़की से आती रोशनी मुझ पर पड़ी। कोई अपनी खुली खिड़की से मुझे देख रहा था। ये नवीद था। जब इसने मुझे बारिश में तनहा जाते देखा तो समझ गया कि मैं उसी की तलाश में निकली हूँ। वो फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर बाहर आया और मुझको हौले से पुकारा, सद्दफ़ रुको, कहाँ जा रही हो? इसकी आवाज़ सुनकर मैं ठहर गई। दिल ने गवाही दी कि हाँ, तो इसी की आवाज़ सुनने की खातिर घर से निकली थी। इसकी आवाज़ सुनकर लगा जैसे अंधेरे में चिराग जल गया हो। वो मेरे करीब आया और मुझको सरता पा बरसात में शराबूर देखकर अपने घर की बैठक में ले गया। बस इस मुलाकात के बाद मेरे दिल से किसी अजनबी से मिलने का खौफ दूर हो गया, क्योंकि नवीद अब मेरे लिए अजनबी ना रहा था। इसके बाद तो जब जी घबराता आधी रात को बेधड़क इससे मिलने चली जाती। अब मैं अपनी हर मुश्किल पर उलझन, दुख और मुसीबत का तज़किरा इससे करने लगी, क्योंकि मैं इसी को निजात दहिंदा समझती थी। इसके साथ दुख सुख बांटने से जी हल्का हो जाता था। मैं इसको अपनी फगार उंगलियां दिखाती कि देखो
गुड़ियाँ बनाते हुए कितनी बार सुई मेरी उंगलियों में खुप जाती है। इससे कहती मुझसे शादी कर लो वरना मैं घुट घुट के मर जाऊंगी। वो तसल्ली देता कि खातिर जमा रखो, तुम मेरी हो, तुम ही को अपनाऊंगा, ज़रा सी मोहलत चाहिए, थोड़ा सा सब्र कर लो और मुनासिब वक्त आने दो। बस ऐसे ही तसल्लियों की छतरी तले और मुनासिब वक्त के इंतज़ार में मैं इसकी बैठक में उसकी हो गई। इसी तरह मैं रोज़ अपने दुखों के साथ खुद को इसके हवाले करती रही, लेकिन एक दिन जब अपने सामने ख़तरा महसूस किया तो इसरार किया कि रिश्ते के लिए अपनी अम्मा को भेजो। इसके बाद वो ऐसा गायब हुआ कि फिर दिखाई ना दिया। वो अपने दादा दादी के पास गांव चला गया। इसने मुझे अपनी सूरत ही ना दिखाई। मेरी बचपन की एक सहेली शाजिया थी जिसकी शादी हो गई थी। पहले वो हमारे घर के करीब रहती थी, लेकिन फिर शादी होकर शहर चली गई थी। एक रोज़ वो मेरे पास आई, मुझे परेशान देखकर वजह पूछी तो मैं अपना दुख ज़ब्त ना कर सकी और रोने लगी। इसने मुझे गले लगाया, तसल्ली दी और भरोसा दिलाया तो सारी बात उसको बता दी। इसने अम्मी से मुझे अपने साथ 2-3 दिन के लिए घर ले जाने की इजाज़त ली और मुझे शहर ले आई। इसके घर आकर मेरी जान में जान आई। इसने आते ही मेरे दुख का मदावा किया क्योंकि इसकी बड़ी नंद डॉक्टर थी। इस तरह इसने मुझे हर अंदेशे से निजात दिलवा दी। मैंने सुक्का सांस लिया और 4 रोज़ बाद वो मुझे अपनी कार पर मेरे घर छोड़ गई। इस बात का इल्म सिवाय शाजिया की नंद के किसी को ना था। 2 माह बाद शाजिया मुझसे मिलने दोबारा हमारे घर आई। वो अपने मैके मिलने आई थी क्योंकि वो और उसका शोहर मुल्क से बाहर जा रहे थे। मैके में 2 दिन रहकर वो वापस चली गई। नवीद की बेवफाई से मैं काफ़ी अफसरदा रहने लगी थी। 1 साल गुजर गया। इसके बारे सुना कि दुबई निकल गया है। बहरहाल मैंने तो सब्र कर लिया। अम्मी अब मुझको मुसलसल अफसरदगी में डूबा देखकर कुड़ती थी। मेरी उम्र 16 साल हो चुकी थी। वालिदैन को मेरी शादी की फ़िक्र भी सताने लगी थी। इत्तेफाक से एक रोज़ शाजिया की अम्मी मेरी माँ से मिलने आई तो उनकी नज़र इंतखाब मुझ पर पड़ गई। इन दिनों वो अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। उन्होंने अम्मी जान से मेरा रिश्ता मांग लिया। ये खुशहाल लोग और पुराने हमसाए थे। भला अम्मी अब्बू क्यों इनकार करते। यूँ मेरी मंगनी शाजिया के भाई जलीस से हो गई। ताहम शाजिया को खबर ना हो सकी कि मैं इसकी बाबी बनने जा रही हूँ। उसे सिर्फ इस कदर मालूम हो सका कि इसके भाई की मंगनी कर दी गई है। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी शादी शाजिया के भाई से हो क्योंकि वो मेरे हर राज से वाकिफ़ थी। सोचती थी कि अगर वो यहाँ होती तो शायद कभी मेरा रिश्ता अपने भाई से ना होने देती। मैं तो समझ रही थी कि इसे लंदन में इल्म हो चुका होगा कि इसके भाई की शादी मुझसे होने जा रही है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि क्यों इसके वालिदैन ने मेरा नाम इसको नहीं बताया। वो नाम सुनकर भी ना समझ सकी कि ये मैं हूँ, इसकी बचपन की सहेली। बहरहाल जो भी हुआ वो शादी पर ना पहुँच सकी थी। उन दिनों मोबाइल फ़ोन नहीं थे, सादा फ़ोन हुआ करते थे। मंगनी के 2 माह बाद मेरी शादी हो गई और इस सिलसिले में मेरी कुछ सुनवाई ना हुई। हालांकि मैंने अम्मी को मना भी किया था। उन्होंने डिपट कर कह दिया कि जलीस अच्छा लड़का है, तुम्हारी सहेली का भाई है, आखिर इसमें क्या ख़राबी है। मैं मुसलसल इनकार करती रही, लेकिन ये ना बता सकी कि ख़राबी जलीस में नहीं मुझ में है। परेशान थी कि जब शाजिया को इल्म होगा कि मैं इसकी बाबी बन रही हूँ तो इसका क्या रद्द अमल होगा। डर ये भी था कि शायद वो इस हकीकत को बर्दाश्त ना कर सके। कोई बहन भी यकीनन ऐसा ना चाहेगी कि एक ऐसी लड़की जिसके दामन पर दब्बा लग चुका हो इसके भाई की दुल्हन बने, ख्वाह वो इसकी कितनी ही प्यारी सहेली क्यों ना रही हो। खैर शादी हो गई। घर में मुसर्रत के फूल बिखरे हुए थे। मैं भी जलीस को पाकर खुश थी कि वो नवीद से 1000 दर्जा बेहतर और प्यार करने वाले शोहर थे। ताहम ये खौफ मुझे अंदर अंदर खाए जाता था कि शाजिया चाहे कितनी फराख दिल क्यों ना हो, वो मेरी लफ्ज़िश को ना बुला पाई होगी। जलीस को अपना गर्विदा देखकर अब सोचती थी कि मैंने कितना बुरा किया जो शादी से पहले ही नवीद से शनासाई कर ली। भला इस आर्जी खुशी का क्या सिला मिला, हमेशा का पछतावा और खौफ। एक रोज़ शाजिया का लंदन से फ़ोन आया। जलीस से बात की और कहा कि भाभी की भी मुझसे बात करवाओ। अब मैं थी कि सुन बैठी थी। मेरा खून ही जैसे खुश्क हो गया था। जलीस ने मेरी सूरत देखी तो पूछा क्या हुआ है, तुम क्यों ऐसी जर्द हो गई हो। मैंने इशारे से कहा कि चक्कर आ गया है, तबीयत ठीक नहीं है। इस तरह मैंने शाजिया से बात ना की। जलीस ने इसे कह दिया कि तुम्हारी भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, फिर किसी दिन बात करवा दूंगा। अब जब कभी शाजिया का फ़ोन आता मैं बहाने बनाती, आनाकानी करती और इसके साथ फ़ोन पर बात करने से गुरेज करती।
شازیہ جان چکی تھی کہ میں وہی صدف ہوں، یہ بھی خوب سمجھتی تھی کہ داغدار دامن کی وجہ سے میں اس سے بات کرنے سے کتراتی ہوں، لہٰذا اس نے جلیس سے کہنا ترک کر دیا۔ تاہم میری ساس اور خود جلیس بھی حیران تھے کہ میں اتنی گہری اور بچپن کی سہیلی سے کیوں بات نہیں کرتی۔ میں دل ہی دل میں دعا کرتی کہ خدا کرے شازیہ لندن سے کبھی نہ آئے، ہمیشہ کے لیے وہاں ہی رہ جائے، یا پھر خدا اسے اتنا بڑا ظرف عطا کر دے کہ میرے ماضی کی خطا بلا کر وہ مجھے گلے لگا لے اور میرا پردہ رکھ لے۔ اب تو میں مر کر بھی جلیس سے جدا نہ ہونا چاہتی تھی۔ نوید کے ساتھ چند روزہ پیار کے دھوکے میں گزارے دن مجھ کو ایک بھیانک خواب جیسے لگتے تھے۔ میری اور جلیس کی شادی کے 2 برس بعد بالآخر وہ خوف زدہ کر دینے والا دن بھی آ گیا جب شازیہ کا فون آیا کہ وہ اور اس کے شوہر پاکستان آ رہے ہیں۔ دعا کر رہی تھی کہ وہ مجھ سے خندہ پیشانی سے ملے، خفگی کا اظہار نہ کرے۔ خود کو سمجھاتی کہ میری سہیلی ایک نیک دل اور رحم دل انسان ہے، پھر وہ یورپ سے آ رہی ہے، یقیناً میرے بارے تنگ دلی سے نہ سوچے گی۔ مگر میرا خیال غلط تھا۔ اس نے آتے ہی اپنے والدین سے جھگڑا شروع کر دیا کہ اسے رشتہ طے کرتے وقت کیوں اہمیت نہ دی گئی، کیوں نہ بتایا کہ وہ جلیس کی شادی کس لڑکی سے کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی میں جلیس کی بہن اور آپ کی بڑی بیٹی تھی، رشتہ کرتے وقت مجھ سے تو مشورہ کر لیا ہوتا۔ بے شک صدف میری گہری سہیلی تھی، بچپن کی دوست تھی، لیکن کچھ معاملات اتنے اہم ہوتے ہیں کہ اپنوں سے صلاح مشورہ ضروری ہوتا ہے۔ میری ساس بیچاری پریشان ہو گئی کہ یہ شازیہ کو کیا ہو گیا، آتے ہی موڈ خراب کر لیا اور جھگڑنے بیٹھ گئی۔ حالانکہ ہم نے اس کی پیاری سہیلی کو اس کی بابی بنایا اور صلاح مشورہ بھی اسی وجہ سے نہ کیا کہ وہ تو اس رشتے پر قطعی اعتراض نہ کرے گی بلکہ خوش ہوگی۔ جلیس نے شازیہ سے کہا آپا اب تم ناراضی کو جانے بھی دو، میری شادی کو 2 سال گزر گئے ہیں، بات پرانی ہو گئی ہے، اور نہیں تو اپنی سہیلی کا ہی خیال کر لو۔ دیکھو تو صدف بیچاری کتنی سہم گئی ہے، تم ایسی تو نہ تھی، یورپ جا کر تمہارے مزاج کو کیا ہو گیا ہے؟ مگر وہ تو اتنی غصے میں تھی کہ آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ اس کے شوہر نے بھی سمجھایا مگر اس کا غصہ کم ہونے میں نہ آ رہا تھا۔ بس ایک ہی وجہ بتا کر باتیں سنائی جاتی تھی کہ تم لوگوں نے مجھ سے مشورہ کیوں نہ کیا۔ اس بات کے سوا اس نے کوئی دوسری بات منہ سے نہ نکالی، مگر میں خوب سمجھ رہی تھی کہ وہ کیوں غصہ کر رہی ہے۔ دراصل وہ اپنے گھر والوں پر نہیں بلکہ مجھ ہی پر در پردہ خفا ہو رہی تھی۔ میں چپ مہر بلب منہ میں گنگنیاں ڈالے بیٹھی تھی، سوچ رہی تھی اس کا غصہ بجا ہے، تنہائی ملے تو اس سے کچھ کہوں، معافی مانگوں، بتاؤں کہ میں نے تو ماں سے احتجاج کیا تھا۔ 1-2 دن اس کا موڈ خراب رہا، جیسے بناوٹی غصہ تھا، پھر خود ہی نارمل ہو گئے اور موڈ مزاج ٹھیک کر لیا۔ میں نے تب بھی سکون کا سانس نہ لیا، لیکن باقی گھر والے پرسکون ہو گئے۔ کچھ دن میکے رہ کر وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ سسرال چلی گئی، وہاں 2 ماہ قیام کیا، یہاں تک کہ لندن واپس جانے کا وقت آ گیا۔ اسے میکے دوبارہ آنا تھا مگر وہ نہیں آئی، البتہ فون پر اپنے گھر والوں کو خدا حافظ کہا، مجھ سے بھی سرسری بات کی، کوئی گلہ شکوہ نہ کیا اور نہ مجھے معافی تلافی کا موقع دیا، بس اس قدر بولی کہ جو تقدیر میں تھا ہو گیا۔ میں نے اپنے بھائی کا تم سے والہانہ پیار دیکھا ہے، دعا کرتی ہوں تم لوگوں کا گھر سدا آباد رہے اور میرے بھائی جلیس کا دل ہمیشہ شاد رہے۔ اسے میں کسی قسم کا دکھ نہیں پہنچانا چاہتی، تم بھی میرے بھائی کا خیال رکھنا اور اس کو کبھی کوئی صدمہ نہ پہنچانا، ہمیشہ وفادار رہنا۔ شازیہ کا فون سن کر مجھے یوں لگا جیسے منو بوجھ میرے دل سے اتر گیا، خوف دور ہوا تو سکھ کا سانس لیا۔ مجھ کو لگا جیسے آج ہی میری شادی جلیس کے ساتھ ہوئی ہے، مجھ کو نئی زندگی ملی ہے۔ اس کے بعد شازیہ 8 سال تک واپس نہیں آئی، اس دوران میرے 4 بچے ہو گئے۔ جب میری ساس اور سسر بیمار پڑے تب وہ آئی تو ہم دونوں ادھیڑ عمر ہو چکی تھی۔ وہ مجھ سے پہلے کی طرح ملی، میرے بچوں کو لپٹا لیا، ان سے بہت پیار کا اظہار کیا اور بولی صدف مجھے معاف کر دو، پہلی بار جب آئی تھی تو دل میں غصہ لے کر آئی تھی، شاید وہ میرا فطرتی رد عمل تھا، مگر اب میرے دل میں غصہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے دین کی تعلیم سے یہ سبق لیا ہے کہ احسان کر کے جتلانا نہیں چاہیے، اور شادی تقدیر سے ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں، میں اب تمہاری اور اپنے بھائی اور تم دونوں کے بچوں کی خوشیوں اور سلامتی کی دعا کرتی ہوں۔ پردیس میں بھی بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، وہاں کی زندگی آسان نہیں ہے، البتہ وہاں رہ کر میں نے یہی سیکھا ہے کہ جیو اور جینے دو۔ میں اس کی باتیں سن کر آپ دیدہ ہو گئی۔ میں نے کہا صدف تم واقعی اعلیٰ ظرف ہو،
تم نے اس ایک بات کو سوچا اور سمجھا کہ خطا انسان سے ہو جاتی ہے۔ تم نے میرا پردہ رکھ لیا۔ تم نے یہ دوسرا بڑا احسان مجھ پر کیا ہے جس کو میں عمر پر نہ بھلا سکوں گی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔